नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, तक्षशिला की प्राचीन शिक्षा प्रणाली यानी गुरुकुल। नमस्कार। ये सिर्फ पुरानी इमारतों या खंडहरों की कहानी नहीं है, बल्कि एक गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते की कहानी है, ज्ञान की खोज की कहानी है। हमारे पास तक्षशिला का गुरुकुल तंत्र, प्राचीन शिक्षा का सार से जुड़े कुछ अंश हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। जी। सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि वहाँ ज्ञान को सिर्फ जानकारी नहीं माना जाता था, है ना? बिल्कुल नहीं, वो एक पवित्र धरोहर थी जिसे कमाना पड़ता था, सेवा से, श्रद्धा से, पूरे समर्पण से। तो चलिए इस व्यवस्था को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं इसके बनावट से। आज के यूनिवर्सिटी कैंपस जैसा तो कुछ था नहीं वहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक विशाल कैंपस नहीं था। शिक्षा अलग अलग गुरुओं के घरों में होती थी, उनके अपने गुरुकुल में। अच्छा, मतलब पूरे शहर में फैले हुए थे ये गुरुकुल। हाँ, समझिए एक तरह से विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। हर गुरु अपने आप में एक पूरी संस्था थे। और हर गुरु किसी खास विषय के विशेषज्ञ होते होंगे। जी हाँ, जैसे कोई व्याकरण में माहिर है तो कोई राजनीति शास्त्र में, कोई चिकित्सा सिखा रहा है तो कोई युद्ध कला। छात्र अपनी रुचि देखते थे, गुरु की ख्याति देखते थे और फिर अपना गुरु चुनते थे। और फिर वो वहीं रहते थे गुरु के परिवार के साथ, गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर। ये तो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, यही तो खासियत थी। ज्ञान का प्रवाह सीधा होता था, व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता था। तो फिर एक छात्र का दिन कैसे बीतता होगा? क्या आजकल की तरह सुबह 9 से 5 वाली कक्षाएं होती थी? नहीं, उसका स्वरूप तो काफी अलग था। छात्रों का दिन अक्सर सूर्योदय से भी पहले शुरू हो जाता था। अच्छा, इतनी सुबह? जी। फिर आश्रम की देखभाल करना, जैसे साफ सफाई हो गई, यज्ञ वगैरह के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना या फिर भोजन की व्यवस्था में हाथ बटाना, ये सब रोजमर्रा के काम थे। तो ये सिर्फ काम नहीं था, मतलब इसका भी कोई उद्देश्य था? बिल्कुल, ये अनुशासन सिखाता था, सेवा भाव जगाता था। इसे ज्ञान हासिल करने की तैयारी का एक हिस्सा माना जाता था। और जहां तक पाठ की बात है, वो ज्यादातर मौखिक होते थे। शास्त्रों का पाठ सुनना, गुरु के साथ चर्चा करना, तर्क वितर्क करना। यानी सिर्फ सुनकर याद कर लेना ही काफी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीखने के 3 मुख्य चरण माने जाते थे। पहला, श्रवण, यानी ध्यान से सुनना। ठीक है। दूसरा, मनन, जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, विचार करना। और तीसरा, निधिध्यासन, यानी ध्यान और अभ्यास के जरिए उस ज्ञान को अपने अंदर पूरी तरह से उतार लेना, आत्मसात कर लेना। अच्छा, तो आप देखिए, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। असली जोर तो नैतिक आचरण पर था, जिसे वो धर्म कहते थे। सही गलत की समझ, साफ बोलना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, इन सब पर। तो ऐसा लगता है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता था, वही इस पूरी गुरुकुल व्यवस्था की जान था। गुरु सिर्फ टीचर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका दायित्व बहुत बड़ा था। वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे, जीवन जीने का तरीका सिखाने वाले कोच भी थे। शायद इसीलिए गुरु बहुत ज्यादा शिष्य नहीं रखते थे। सीमित संख्या होती थी, ताकि हर एक पर वो व्यक्तिगत ध्यान दे सकें, उनका पूरा विकास देख सकें। ज्ञान देना एक पवित्र जिम्मेदारी थी उनके लिए। और शिक्षा के बदले में फीस या शुल्क, उसका क्या सिस्टम था? ये एक और बहुत अनोखी बात है तक्षशिला की। ज्यादातर गुरु कोई तय फीस नहीं मांगते थे। कोई फीस नहीं? हाँ, मतलब कोई तय रकम नहीं। शिक्षा जब पूरी हो जाती थी, तब शिष्य अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार गुरु को कुछ भेंट करता था। इसे गुरु दक्षिणा कहते थे। अच्छा, गुरु दक्षिणा। जी, ये सिर्फ पैसे देना नहीं था। ये शिष्य की योग्यता, उसकी कृतज्ञता और गुरु के प्रति उसके सम्मान का प्रतीक था। ये उस रिश्ते की गहराई दिखाता था। महाभारत में एकलव्य का उदाहरण आता है। हाँ, एकलव्य का अपने गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा देना, वो इसी समर्पण का एक चरम उदाहरण माना जाता है। हालांकि ये भी सच है कि इस घटना की नैतिकता पर हमेशा से बहस होती रही है, सवाल उठते रहे हैं। सही बात है। अब अगर पाठ्यक्रम की बात करें, तो क्या उसमें सिर्फ वेद और शास्त्र रटना ही होता था? देखिए, कंठस्थ करना यानी याद करना प्रक्रिया का एक हिस्सा जरूर था, खासकर वेदों और दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथों के लिए। लेकिन ज्ञान सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो और क्या होता था? पाठ्यक्रम में संवाद होता था, गुरु और शिष्यों के बीच वाद विवाद होता था अलग अलग मतों पर, और सबसे जरूरी, व्यवहारिक प्रदर्शन होता था। व्यवहारिक प्रदर्शन जैसे? जैसे मान लीजिए चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे हैं,
तो शरीर रचना समझने के लिए शायद विच्छेदन का अभ्यास भी करते हो, या अगर शस्त्र विद्या सीख रहे हैं तो युद्ध के मैदान में कौशल का प्रदर्शन करना होता होगा। ज्ञान को करके दिखाना पड़ता था। अच्छा, तो फिर मूल्यांकन कैसे होता था? अगर कोई लिखित परीक्षा नहीं थी तो ये कैसे पता चलता था कि छात्र ने कितना सीखा, कितना समझा? हाँ, ये सवाल वाजिब है। मूल्यांकन का तरीका आज से बहुत अलग था। जैसा आपने कहा, लिखित परीक्षाएं तो थी नहीं। छात्र की योग्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता था कि वो मुश्किल विषयों को कितनी साफगोई से, कितनी स्पष्टता से समझा सकता है, सार्वजनिक रूप से या गुरु के सामने अपने विचार कैसे रखता है, उसका समाज में व्यवहार कैसा है, और सबसे बढ़कर वो सीखे हुए ज्ञान को अपने जीवन में, अपने कामों में कैसे उतार रहा है। लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, लक्ष्य था स्वतंत्र सोच वाले, नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति तैयार करना। ये भी काफी दिलचस्प है कि अर्थशास्त्र या शल्य चिकित्सा जैसे दुनियावी विषयों की पढ़ाई में भी आध्यात्मिकता का एक पुट रहता था। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि शिक्षा की नींव यही आध्यात्मिक सिद्धांतों पर रखी गई थी, चाहे विषय कोई भी हो। अच्छा, छात्रों से उम्मीद की जाती थी कि वो रोज मंत्र जाप करें, अनुशासन का पालन करें, जिसे वो नियम कहते थे, और आत्म संयम का अभ्यास करें। ये सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। और मुख्य विषय कौन-कौन से थे? कई थे, जैसे दर्शन में वेदांत, न्याय, सांख्य, फिर व्यावहारिक विषयों में आयुर्वेद यानी चिकित्सा, शस्त्र विद्या यानी हथियार चलाना, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, तर्कशास्त्र, ये सब पढ़ाए जाते थे। ज्ञान को एक पूरी इकाई के रूप में देखा जाता था, अलग अलग टुकड़ों में नहीं। इस अनोखी गुरुकुल प्रणाली ने भारतीय शिक्षा पर क्या छाप छोड़ी? इसकी विरासत क्या रही? तक्षशिला का ये जो गुरुकुल मॉडल था, इसने बाद में बनने वाले बड़े शिक्षा केंद्रों जैसे नालंदा और विक्रमशिला के लिए एक तरह से जमीन तैयार की, एक आधार बनाया। ये व्यक्तिगत मार्गदर्शन, बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का विकास और ज्ञान को पवित्र मानने वाली शिक्षा पद्धति का एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण था। क्या आज भी भारत में इस प्रणाली का कोई रूप देखने को मिलता है? हाँ, कुछ हद तक। आज भी भारत में कुछ पारंपरिक गुरुकुल और आश्रम हैं जो इसी प्राचीन प्रणाली के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे अनुशासन, ज्ञान की खोज, गुरु के प्रति समर्पण, उनको जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जाहिर है उनका स्वरूप और संदर्भ आज की जरूरतों के हिसाब से काफी बदल गया है। तो संक्षेप में कहें तो तक्षशिला हमें ये सिखाता है कि शिक्षा सिर्फ एक लेन देन या कोई डिग्री पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक गहरा मानवीय रिश्ता है। बिल्कुल, एक ऐसा रिश्ता जो ज्ञान को सिर्फ दिमाग में नहीं भरता, बल्कि उसे इंसान के चरित्र में, उसके जीवन में उतारता है। हाँ, सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि गुरुकुल के जो मूल तत्व थे, जैसे हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना, चरित्र निर्माण पर जोर देना, सेवा के जरिए सीखना, क्या वो आज की हमारी बड़ी मानकीकृत शिक्षा व्यवस्थाओं में किसी तरह प्रासंगिक हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर उन्हें आज की दुनिया के लिए कैसे ढाला जा सकता है? ये यकीनन एक विचार करने लायक बात है।